एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में लगातार एबीपी गंगा का ये महाअधिवेशन जारी है और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका एबीपी गंगा के इस मंच पर। शुरुआत आपके मंत्रालय से ही करना चाहूँगी। एक ऐसा मंत्रालय आपके पास है जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं महिला विकास की, बाल विकास की। अगर मातृ शिशु मृत्यु दर की बात कर लें तो उत्तराखंड में गिरावट आई है, अब प्रति 1031 मौत सिर्फ रह गई हैं। लिंग अनुपात की बात कर लें तो उसमें भी उत्तराखंड की जो रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं सुधर रही है। तो किस तरीके से आप देख रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती रहती है इन तमाम समस्याओं से टैकल करना और आगे का क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है? देखिए, ये हमारा बड़ा दायित्व है कि उत्तराखंड को हम देवभूमि बोलते हैं और मेरा सपना है कि उत्तराखंड को देवी की भूमि भी कहा जाए। और वो देवी की भूमि मुझे कैसे बनानी है, वो लक्ष्य मेरा तभी पूर्ण होगा जब लैंगिक समानता हम लोग देखेंगे। यदि आज का परिदृश्य देखते हैं तो हमारे उत्तराखंड में 1000 बालकों के ऊपर 960 बालिकाएं हैं। हम लोगों ने लगातार 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब अभियान चलाया था, उस अभियान के बाद में ये विषय सबके संज्ञान में आया कि लैंगिक अनुपात को लेकर कहीं ना कहीं हम अभी लापरवाह हैं और बहुत आवश्यक हो गया है कि अब इस दिशा में काम किया जाए। तो इसलिए लगातार प्रयासों से ये दर हम लोगों ने बढ़ाने की कोशिश करी है और आज उत्तराखंड देश के 10 राज्यों में से 8वें या 7वें स्थान पर है, जहां पर 1000 बालकों के ऊपर 960 बालिकाएं हैं। तो लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, चाहे वो बर्थ रेट को लेकर हो या मृत्यु दर को घटाने को लेकर हो। स्वास्थ्य विभाग भी सजग है, तो लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। कुपोषण भी एक बहुत बड़ा मसला रहता है अगर इस विभाग की हम बात कर लें, क्योंकि कुपोषण एक ऐसा दंश है हमारे देश में जो कहीं ना कहीं महिलाओं और बच्चों को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इसके लिए जो योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं, क्या उनमें आने वाले समय में हम और भी कुछ सुधार देखेंगे, क्या कुछ और भी बदलाव देखेंगे? देखिए, कुपोषण को लेकर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पोषण अभियान चलाया है। पोषण अभियान के दृष्टिकोण से हमारा यह लक्ष्य रहता है कि हमारी गर्भवती महिला हो, हमारी गर्भधात्री महिला हो, अथवा हमारा 0 से लेकर 3 वर्ष का बच्चा हो, अथवा हमारा 3 वर्ष से 6 वर्ष का बच्चा हो, ये सभी किसी न किसी प्रकार से किसी भी तरह से कुपोषण का शिकार ना होने पाए। इसके लिए हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों से लगातार हम THR का वितरण करते हैं। हर महीने की 5 तारीख को THR वितरित होता है और उस THR में जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जो कि पूर्णतः पोषण से युक्त हैं, उसको हम लोग देते हैं। और लगभग 10 लाख के करीब हमारे जो पूरी महिलाएं, बच्चे 0 से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के हमारे बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं, इससे लाभान्वित होती है। आज कुपोषण का दर जो है, पहले एक समय में 2000 यदि मैं 17-18 की बात करती हूँ तो पूरा यदि हम कुपोषित बच्चों की संख्या हम कहते हैं तो हमारे पास में 15 से 16 हज़ार हुआ करती थी। विशेषकर हमारे हरिद्वार जनपद इस तरह से ज़्यादा प्रभावित थे, विशेषकर हमारा उधम सिंह नगर जनपद बहुत प्रभावित था, विशेषकर हमारा देहरादून जनपद बहुत प्रभावित था। पहाड़ी जनपदों में कुपोषण का आंकड़ा बहुत कम है, यहाँ पर 3 से 4 हज़ार करीब प्रभावित हुआ करते थे। लेकिन लगातार सरकार की सक्रियता से, लगातार मॉनिटरिंग से आज वो संख्या हम लोग आधे कर पाए हैं। आज वो संख्या 7 से 8 हज़ार के बीच में है। तो हम लोग लगातार इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि हम कुपोषण को मात दे सकें। हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों से मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना प्रारंभ करी है और ये आंचल अमृत योजना प्रति बच्चा 100 ml दूध जो है उसे आंगनबाड़ी केंद्रों से हफ्ते में 3 या 4 दिन उसे प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी हमने दूध, केला, अंडा हर 2-2 दिन के अंतराल में जो है उनके लिए सुनिश्चित किया है। तो ये प्रयास है कि महिलाएं यदि स्वस्थ होंगी, यदि गर्भधारणी वाली स्वस्थ होगी तो निश्चित रूप से बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो ये लगातार प्रयास इस दिशा में भी जारी हैं। देखिए,
देखिए, एक और पहाड़ों पर जो समस्या इन दिनों देखने को मिली या देखने को मिलती है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी है। पहाड़ों से माफिया महिलाओं को किस तरीके से बेच रहे हैं, इसकी भी खबरें लगातार सामने आती हैं। कर्णप्रयाग का मसला सामने आया, हालांकि परिवार ने ही अपनी 10 साल की बच्ची को बेच दिया। तो इस समस्या से जूझने के लिए, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए आगे आपका क्या रोड मैप है, क्या इसके लिए आपका विभाग कर रहा है? देखिए, हम लोग इस दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं और सबसे पहले तो बेटी के महत्व और बेटी को लेकर जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इन्फॉर्मर के रूप में वहाँ पर अपनी ग्राम सभाओं में काम करते हैं कि कहीं कोई किसी भी बालिका का किस प्रकार से शादी या अन्य प्रयोजन से गांव से बाहर जाना हो पा रहा है और आखिरकार वो कितने समय बाद लौट कर आ रही है। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 181 है, उसके लिए 1098 एक हेल्पलाइन नंबर है, उसके लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। तो ये सारे नंबरों पर सूचनाएं देकर उसकी ट्रैकिंग की जाती है। हमारी कोशिश एक और है, हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों से जैसी कोई महिला गर्भवती 2.5 महीने की गर्भवती महिला पंजीकृत होती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उसको लगातार 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक फॉलोअप करती है और ये पूरा परीक्षण करती है कि कहीं पर भी उसका किसी भी कारण से एबॉर्शन ना होने पाए या क्या कारण है कि बच्चा उत्पत्ति नहीं हो पाए। तो ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। तो हमारी पूरी महिलाओं को लेकर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर या खासकर लड़कियों की ट्रैफिकिंग को लेकर हम लोग बहुत सतर्क हैं। अच्छा रेखा आर्य जी, जब भी आपका नाम आता है तो ऐसी मुखर नेत्री के तौर पर आपका नाम आता है जो अपनी सरकार में भी अगर कुछ कमी है तो उसे मुखर तौर पर बोल पाती हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सरकार में रहने के बाद ऐसा कर पाएं। आपका एक विवाद काफ़ी चर्चा में रहा था IAS अधिकारी के साथ, एक टेंडर को लेकर वो विवाद था। विवाद तो हमने देख लिया कि किस तरीके का विवाद था और क्या हुआ, लेकिन वो जो टेंडर था जो काफ़ी महत्वपूर्ण था बेरोजगारी के लिहाज से, उसका क्या स्टेटस है, उसको लेकर क्या हो रहा है? देखिए, मैं उस विवाद का वैसे तो चूँकि ये विवाद जांच के अधीन गया था और जांच में क्या आया और क्या नहीं आया अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। चूँकि इसमें हमारे पास करीब 180 बच्चों का भविष्य था तो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि योजनाओं को संचालन करना भी और 180 बच्चों का भविष्य को देखना भी, दोनों चीज़ों को जो है सुनिश्चित करना। तो इसलिए संबंधित संस्था द्वारा जो कुछ भी कमियां मेरे द्वारा उस टेंडर प्रक्रिया में बताई गई थी या उनके पास में जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए था वो उनके पास नहीं था, उसको उन्होंने स्वीकार किया और बाद में उसको सबमिट किया। तो हमने उनको एक अवसर दिया और आज वो बच्चे काम भी कर रहे हैं और आज योजना जो पोषण अभियान के तहत जिनकी रिक्रूटमेंट होनी थी वो लोग निरंतर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चूँकि ये विषय जांच में यदि स्पष्ट होता तो उसके अनुसार स्टैंड होता, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखकर कहीं ना कहीं मैंने ये उचित समझा कि इस प्रक्रिया में देर नहीं होनी चाहिए और बच्चे फिर से रिक्रूट हो और योजना बाधित नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अधिकारी के साथ आपका चूंकि विवाद था और अधिकारियों और मंत्रियों के बीच का जो टकराव है वो खुलकर सामने आता है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो क्या लगता है इतना मुश्किल है अफसरशाही पर लगाम लगाना, अफसरशाही को कंट्रोल करना किसी भी सरकार में? देखिए, मुझे लगता है कि सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, मेरा अनुभव कुछ लोगों को लेकर ऐसा रहा है, लेकिन मेरा अनुभव बहुत अच्छे अधिकारियों के साथ में भी रहा है। मेरे पास में महिला सशक्तिकरण में कुछ अधिकारी रहे हैं जिनकी चर्चाएं आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास में महिला सशक्तिकरण में वर्तमान में जो अधिकारी हैं वो भी हैं जिनके साथ लगातार काम करते हुए 8-9 महीने हो गए हैं और वो भी अधिकारी हैं जिनके साथ में 4.5 साल हो गए हैं, चाहे वो पशुपालन हो, डेयरी हो, मत्स्य पालन हो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति की वजह से हम ये कहें कि पूरे अधिकारी खराब है, ऐसा नहीं है। किसी किसी का आचरण होता है, लेकिन मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति भी और मैं अपने अधिकार के प्रति भी दोनों तरफ से सजग हूँ और मैं अपने दायित्व के प्रति भी सजग हूँ कि मुझे जनता ने किस लिए इस कुर्सी पे बैठाला है और मुझे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है और करवानी है। तो कई बार अधिकारी ये भूल जाते हैं कि वह इम्प्लीमेंट्री बॉडी है, वो एक शासक की तरह आचरण अपनाते हैं। तो वहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि संबंधित अधिकारी को उसका दायरा बताने की। अच्छा देखिए, जब उत्तराखंड में बैठे हैं और यहाँ की राजनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे, आपके विभाग को लेकर चर्चा कर ली, तो जो सबसे प्रमुख मुद्दा फिलहाल उत्तराखंड में समझ में आ रहा है चुनाव से पहले, वो है बीजेपी का 4.5 साल में 3 बार सीएम बदल जाना, तीसरा सीएम देना 4.5 साल में। इसे आप किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि देखिए, जब मुख्यमंत्री बदलता है तो मंत्रिमंडल भी भंग होता है और कहीं ना कहीं जो रफ्तार है आपके विकास कार्यों की उस पर भी लगाम लगती होगी। देखिए, मैं ये तो स्वीकार करूँगी कि हमारे यहाँ 3 बार, एक बार मुख्यमंत्री बदले गए, एक बार बदला गया
त्रिवेंद्र जी के बाद में तीरथ जी आए और तीरथ जी का संवैधानिक संकट था, इस कारण से परिवर्तन हुआ और कोई कारण नहीं था। फिर धामी जी आए तो परिवर्तन तो मैं समझूंगी एक ही बार हुआ। और परिवर्तन स्वाभाविक रूप से किसी पार्टी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये भी चिंता करी है कि किसी प्रकार से भी योजनाएं प्रभावित ना हो। जिस किसी मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के बेहतर कार्यों को आगे बढ़ाया है और साथ साथ में अपना विजन भी सम्मिलित किया है। चाहे वो तीरथ जी रहे हों, चाहे वो धामी जी रहे हों, धामी जी ने भी युवाओं को लेकर काम कर रहे हैं, अपने विजन को स्पष्ट कर रहे हैं, और जो हमारे पूर्व के कार्य हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जनहित में, जनहानि में तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो किया और फैसला भी किया, निर्णय भी किया और करके भी दिखाया और आगे काम भी कर रहे हैं। मुझे ये मतलब विपक्ष की पार्टी में ये पूछना चाहूँगी कि जिन्होंने 2 महीने लग गए नेता प्रतिपक्ष का चयन करने में, जिनके प्रदेश अध्यक्ष का चयन करने में 2 से 3 महीने लग गए और उसके साथ साथ में उनकी कुर्सी हिलाने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, जो पार्टी अपने हित के लिए निर्णय नहीं कर सकती हो, वो पार्टी उत्तराखंड के हित के लिए क्या निर्णय कर सकती है? बड़े विचार नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए जनता तो सवाल पूछेगी ना, आपको 6 महीने बाद चुनाव में जाना है। देखिए, आप विपक्ष को तो कह सकते हैं कि उनमें स्थिरता नहीं है, लेकिन जनता तो पूछेगी ना कि हमने तो पूर्ण बहुमत की सरकार आपको दी थी, फिर ये क्यों आप नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं? जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी और पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 से लेकर अभी तक चल रही है। परिवर्तन क्या हुआ बताओ? हम भी जनता के बीच में रहते हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री तीरथ जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री धामी जी, तो परिवर्तन क्या हुआ? और हम वो सारा काम कर रहे हैं जो त्रिवेंद्र जी ने संभाला, तीरथ जी ने संभाला, अब धामी जी संभाल रहे हैं। नहीं, आप ही का एक बयान मुझे याद आ जाता है जिसमें आपने बताया था कि इस तरीके से सीएम का बदलना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मीडिया ने उसको दूसरे तरीके से चलाया। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इस घटनाक्रम के साथ में जो ये कोरोना का पीरियड है, उस दौरान ये सारी चीज़ें थोड़ी हो रही हैं, तो वो प्रभावित हो रही है, ये इतना कहना था। उसको चैनल ने इस तरीके से चलाया, वो दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं रेखा आर्य जी, देखिए यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कार्य तो प्रभावित होते हैं जब मैं आपसे फिर कह रही हूँ, परिवर्तन होता है। मैं आपसे, देखिए, यदि हम 2 कदम छलांग, यदि हमें आगे बढ़कर यदि करना पड़ता है तो 1 कदम हम पीछे भी जाना पड़ता है। तो इसको उस दृष्टिकोण से देखिए। चलिए ठीक है, ये आपकी पार्टी की रणनीति रही। अब 6 महीने बाद चुनाव है, तो किस तरीके से आप चुनाव में उतरेंगी? ऐसे कौन से काम हैं जो आप गिनाएंगी? क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आपके युवा मुख्यमंत्री के कंधों पर भी है। देखिए, सबसे बड़ा काम तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करी। इस कोरोना जैसे महामारी में किसी का अनुभव नहीं था कि किस प्रकार से हम कोरोना का प्रबंधन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 से लेकर 2021 तक में जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंधन किया है, जिस प्रकार से उत्तराखंड के रिकवरी रेट रही है, जिस प्रकार से आज तक में जो है हर एक ब्लॉक स्तर के हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक पहुंचा है, आईसीयू बेड पहुंचा है, तो ये बताता है कि हम लोग कितनी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। ये बताता है कि तीरथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने पीपीई किट पहन के कोविड सेंटर में जाने का काम किया, लोगों से उस बारे में चर्चाएं करी। ये विषय बहुत गंभीर है। और पहले वो मुख्यमंत्री रहे होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात कही। तो कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने वैक्सीन, जिसमें 400 करोड़ का बजट का वैन था, लेकिन उन्होंने फ्री करा, प्राधिकरण उन्होंने स्थगित करा। कितना अच्छा काम किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, और चेहरा उनका बदला गया और उनकी जगह फिर बाद में 2 और सीएम उत्तराखंड को मिले हैं। समय की कमी है, माफ़ी चाहूँगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो रेखा आर्य जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके विभाग में विकास के कार्य हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाधिवेशन